हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी मैटर के ऊपर, समझा था कि भाई मैटर क्या होता है। मैटर की एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। इसके साथ ही साथ मैटर के हमने दो क्लासिफिकेशंस देखे थे। एक देखा था हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक देखा था हमने केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में और मिक्सचर्स के बारे में। बेसिकली केमिकल क्लासिफिकेशन को हम और अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन अभी नहीं, हमारे अपकमिंग सेशंस में। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन में, यानी कि फिजिकली मैटर को क्लासिफाई किया जाता है तीन स्टेट्स में, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में। हमने प्रीवियस सेशन में बात करी थी कि किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस क्या है, मैटर है। एक्चुअली अगर हमें किसी भी चीज को मैटर बोलना है ना, कि ये कोई भी एक पार्टिकल है या कोई भी एक सब्सटेंस है, ये क्या है, एक मैटर है, तो उसके लिए, उस सब्सटेंस को मैटर बनने के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी बहुत जरूरी है। पहला, उसका एक मास होना चाहिए। दूसरा, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, यानी कि उसकी एक वॉल्यूम भी होनी चाहिए। मास तो होना ही चाहिए, वॉल्यूम भी होनी चाहिए। वॉल्यूम होगा तभी वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जगह घेरेगा। तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस का मास होता है अपना अपना, और वो क्या करते हैं, स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, जगह भी घेरते हैं, उनका एक वॉल्यूम होता है। इन दो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ही सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस क्या कहलाते हैं, मैटर के स्टेट्स कहलाते हैं। ये इतनी सारी बातें हमने अपने प्रीवियस सेशन में करी थी, और आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस सेशन में हम मैटर से ही रिलेटेड कुछ और चीजें भी पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो चलिए फटाफट से अपने सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के साथ। अब भाई मैटर का फिजिकल नेचर बोलता क्या है, 2 बातें हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली। पहली बात यह है कि मैटर जो होता है वो बहुत सारे पार्टिकल्स का बना होता है। आई रिपीट, पहला पॉइंट जो हम आज डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि मैटर जो है वो बहुत सारे पार्टिकल्स का बना होता है। सेकेंड पॉइंट जो डिस्कशन करेंगे हम जिस पर, वो होगा ये कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, ये बहुत ही कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इन दोनों ही चीजों को हम करेंगे आज के इस सेशन में डिस्कस। सबसे पहले तो हम पॉइंट नंबर 1 को करते हैं डिस्कस, कि हम क्यों बोलते हैं कि मैटर जो है पार्टिकल्स का बना होता है। जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे मुझे क्या दिख रही है, एक स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन पे अभी क्या लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है, उस पे हम फोकस नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ अभी किस पे, एक स्क्रीन पे। स्क्रीन को देख करके मुझे क्या लग रहा है, स्क्रीन को देख करके मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही स्मूथ है। और ऐसा नहीं है कि स्क्रीन की जो ये स्मूथनेस है मुझे इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि मैं स्क्रीन के पास खड़ी हूं। अगर मैं स्क्रीन से कहीं दूर चली जाऊंगी तो भी मुझे स्क्रीन दूर से भी कैसी दिखेगी, बहुत ही, इसका सरफेस जो है मुझे बहुत ही कैसा लगेगा, स्मूथ लगेगा। अब अगर मैं स्क्रीन के पास आ जाऊंगी तो भी मुझे ये टच करने पे भी कैसी फील होगी, स्मूथ ही फील होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके सामने अब स्क्रीन पे जो बना हुआ है उस पे हम फोकस करेंगे। आपके सामने यहाँ पे 2 इमेजेस है और दोनों ही इमेजेस किसकी हैं, रेत की हैं, सैंड की हैं। पहली इमेज जो है वो थोड़ी दूर से ली गई है और जो सेकेंड इमेज है वो क्लोजअप व्यू है, ठीक है, पास से ली गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दूर वाली फोटो की, दूर वाले व्यू की। तो दूर से देखने पे हमको रेत कैसी लगती है, दूर से देखने में हमको रेत या सैंड हमको बहुत ही स्मूथ लगती है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम पास जाकर के रेत को टच करके देखेंगे तो ये बहुत ही कैसी दिखेगी, बहुत ही स्मूथ फील होगी, है ना कि नहीं। अब अगर असलियत में, रियलिटी में अगर हम जाएं किसके पास, रेत के पास, और उसको हम क्या करें, हाथ पे उठा करके देखें, उसको टच करके देखें हाथ में लेकर के, तो रियलिटी कुछ इस तरीके होगी।
रियलिटी क्या है भाई कि दूर से दिखने पे जो सैंड बहुत ही स्मूथ लग रही थी ना, वो पास से उतनी ही कैसी है, ग्रैन्युलर है। ग्रैन्युलर मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको रेत के बहुत सारे क्या दिखेंगे, पार्टिकल्स दिखेंगे। दूर से देखने पे बहुत स्मूथ लग रही थी, लेकिन पास आने पर पता चला कि अरे इसमें तो बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैटर के ऊपर डिस्कशन चल रहा था ना, तो डिस्कशन यही था कि मैटर होता कैसा है, क्या मैटर कंटिन्यूअस है या फिर मैटर कैसा है, स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है या पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो दो थ्योरीज दी गई थी कि मैटर कंटिन्यूअस है या मैटर इस तरीके के स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। दूर से देखने पे तो कोई भी चीज कैसी लगती है, स्मूदी लगती है। सैंड भी क्या लगी थी, स्मूदी लगी थी। तो दूर से देखने पे तो हम बोल सकते हैं कि भाई सैंड क्या है, रेत क्या है, एक मैटर ही तो है ना, उसका भी एक मास है और उसका भी क्या है, एक वॉल्यूम है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो दूर से देखने पे हमें लगा था कि जो सैंड है, हमारी जो मैटर है, वो कैसी है, बहुत स्मूथ है। लेकिन पास जाकर के पता चला कि इस सैंड के पास बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे से कण हैं, सैंड ग्रेन्स हैं। ये कैसी है सैंड, ग्रैन्युलर है, ग्रैन्यूल्स है इसके। यानी कि रेत जो है बहुत ही सारे छोटे छोटे सैंड ग्रेन से, रेत के कणों से मिलके बनी है। दूर से देखने पे कंटिन्यूअस लग रही थी, स्मूथ लग रही थी, लेकिन पास जाकर के जब देखा तो समझ में आया कि भाई सैंड जो है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, रेत के कणों से मिलके बनी है। सिमिलरली इसके पहले जो मैंने स्क्रीन वाला आपको एग्जांपल बताया था कि दूर से देखने पे तो मुझे लग रहा था कि मेरी जो स्क्रीन है वो बहुत ही स्मूथ है। पास आकर के जब मैंने देखा तो भी मुझे क्या लग रहा है कि ये जो स्क्रीन है ये कैसी है, बहुत स्मूथ है। इसको अगर मैं टच करूंगी तो भी मुझे कैसी लगेगी, ये बहुत ही स्मूथ लगेगी, इसका सरफेस बहुत ही स्मूथ रहेगा, बिल्कुल भी रफ सरफेस मुझे फील नहीं होगा। सिमिलरली ये चीज पेन के साथ भी है। ये पेन दिखने में बड़ा स्मूथ है, इसको अगर मैं टच करके देखूंगी तो टच भी कैसा होगा, बहुत ही स्मूथ होगा। लेकिन अगर इन चीजों को, इन स्क्रीन को, इस पेन को अगर मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो मुझे समझ में आएगा कि जैसे हमारी रेत तो बहुत सारे छोटे छोटे कणों की बनी हुई है ना, सिमिलरली ये स्क्रीन, ये पेन या चाहे दुनिया का कोई और मैटर इसी तरह के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। सैंड ग्रेन्स तो बड़े होते हैं, इसलिए हमें बिना माइक्रोस्कोप के, बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के भी दिख जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, पेन की, अगर मैं बात करूं स्क्रीन की, अगर मैं बात करूं किसी और मैटर की, तो उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला, जो डिस्कशन हो रहा था इस बात पे कि मैटर कैसा है, कंटिन्यूअस है या पार्टिकल्स का बना है, तो कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूड ये किया गया कि नहीं भैया, मैटर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। भले ही दिख ना रहा हो, जरूरी थोड़ी है कि अगर कोई चीज हमें दिख नहीं रही है तो वो होती नहीं है। जैसे कि गैस है, गैस हमें नहीं दिखती है, हमें ऑक्सीजन नहीं दिख रही, हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिख रही, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। भाई ये दोनों मैटर है, इनका मास है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। सिमिलरली मैटर के पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैटर के पास पार्टिकल्स नहीं है या मैटर स्मूथ है या मैटर कंटिन्यूअस है। मैटर कंटिन्यूअस नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल्स का बना होता है। आई होप ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि मैटर कंटिन्यूअस क्यों नहीं है और मैटर का पार्टिकल नेचर क्या होता है। देखो जो हेडिंग है वो क्या है, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर क्या बना होता है, मैटर किससे बना होता है, डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब सवाल ये आता है, कई बार मैंने अभी तक ये बोल दिया कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का, तो ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। चलो अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक बहुत ही बेसिक सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक बीकर है और इस बीकर में मैंने क्या लिया है भाई, मैंने इस बीकर में टोटल 10 ml पानी लिया हुआ है। क्या करा है मैंने, ये रहा मेरा फर्स्ट बीकर और इस फर्स्ट बीकर में मेरे पास 10 ml क्या है, वाटर है। अब इस 10 ml वाटर में मैंने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डाल दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट का मैंने एक क्रिस्टल डाल दिया
और वो जो पोटेशियम पर मैग्नेट का जो क्रिस्टल है ना, उसका कलर कैसा होता है, पिंकिश वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, तो एक क्रिस्टल मैंने कहाँ डाल दिया, मेरे फर्स्ट बीकर में डाल दिया। अब जैसे ही डाला तो देखो बीकर का पानी जो है उसका कलर कैसा हो गया, वॉयलेट पिंकिश टाइप का हो गया। चलो ये चीज तो समझ में आई कि हाँ भाई इस वाले बीकर में पोटेशियम मैग्नेट का एक क्रिस्टल डाला था और उस क्रिस्टल का जो कलर है वो वॉयलेट पिंक टाइप होता है, इसीलिए इस बीकर का जो पानी है इसका कलर भी कैसा हो गया, वॉयलेट पिंक टाइप हो गया, पिंकिश कलर हो गया इसका। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इस फर्स्ट बीकर का, इसमें टोटल पानी कितना था, 10 ml था ना। अब इस 10 ml पानी से मैंने क्या किया, 1 ml पानी लिया, इसी बीकर से, फर्स्ट वाले बीकर से ही मैंने 1 ml पानी लिया और इसको कहाँ डाल दिया भाई, दूसरे बीकर में जिसके पास क्या था, 9 ml प्लेन वाटर था। आई होप ये आप समझ रहे होंगे। पहले मेरे पास क्या था, एक बीकर में 10 ml प्लेन वाटर था, उसमें मैंने एक क्रिस्टल डाल दिया, किसका, पोटेशियम परमैग्नेट का। फिर इसके बाद में पानी का कलर चेंज हो गया, क्योंकि पोटेशियम परमैग्नेट का जो क्रिस्टल है उसका कलर होता है, तो इस बीकर का पानी का कलर भी कैसा हो गया, चेंज हो गया। फिर इसी बीकर में से मैंने 1 ml पानी लिया और दूसरे बीकर में डाल दिया जिसमें कि 9 ml प्लेन वाटर डाला हुआ था, यानी कि टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, सेकेंड बीकर में 10 ml हो गई। क्यों, क्योंकि 9 ml तो ऑलरेडी प्लेन वाटर था ही, 1 ml मैंने फर्स्ट वाले बीकर का ले लिया, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, 10 ml हो गई सेकेंड बीकर में भी। अब इस बीकर में आप देखो, इस बीकर में मैंने पोटेशियम परमैग्नेट का क्रिस्टल नहीं डाला था, डाला मैंने केवल फर्स्ट बीकर में था, लेकिन सेकेंड बीकर का जरा कलर देखो, सेकेंड बीकर में भी पिंकिश कलर आया है। हालांकि फर्स्ट वाले बीकर से थोड़ा सा लाइट है कलर, लेकिन आए जरूर है। ऐसा कैसे हुआ भाई, हमने तो केवल पहले वाले बीकर में ही डाला था क्रिस्टल, सेकेंड वाले में उस क्रिस्टल का कलर कैसे आ गया, पता नहीं चला। चलो एक काम करते हैं, इस सेकेंड वाले बीकर से भी मैं क्या करती हूं, 1 ml पानी ले लेती हूं। ठीक है, सेकेंड वाले बीकर से भी मैंने 1 ml पानी लिया है और इस 1 ml पानी को मैंने कहाँ डाला है, थर्ड बीकर में डाला है, और इस थर्ड बीकर में भी मैंने क्या लिया है, 9 ml प्लेन वाटर लिया है। जो हमने सेकेंड बीकर में किया था सेम हम थर्ड बीकर में भी कर रहे हैं। फर्क क्या है कि सेकेंड बीकर में हमने 1 ml पानी फर्स्ट बीकर से लिया था, अब थर्ड बीकर में हम 1 ml पानी सेकेंड बीकर से ले रहे हैं और 9 ml वाटर प्लेन वाटर ले रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, टोटल क्वांटिटी हो जाएगी पानी की 10 ml। अब पानी का कलर देखो जरा, पानी का कलर अभी भी कैसा है, पिंक ही है। भाई हमने पोटेशियम परमैग्नेट केवल फर्स्ट वाले बीकर में डाला था, लेकिन ये कलर सेकंड बीकर में भी दिख रहा है, ये कलर थर्ड बीकर में भी दिख रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हालांकि जो कलर की जो इंटेंसिटी है ना वो ग्रेजुअली कम होती जा रही है। फर्स्ट वाला बीकर जो है वो बहुत ही डार्क पर्पल पिंकिश कलर था, सेकेंड बीकर में हमने बोला कि कलर थोड़ा सा लाइट हुआ, थर्ड में और लाइट हो गया। चलो एक काम करते हैं, इस थर्ड बीकर में से भी क्या करते हैं, हम 1 ml वाटर लेते हैं और इसको फोर्थ बीकर में डालते हैं। फोर्थ बीकर में हमने 1 ml इस वाले बीकर के पानी के साथ साथ 9 ml प्लेन वाटर भी लिया है, यानी कि यहाँ पे भी पानी की क्वांटिटी कितनी हो गई, टोटल 10 ml हो गई। इतना करने के बाद फोर्थ बीकर के पानी का कलर देखो जरा, अभी भी पानी का कलर कैसा आ रहा है, पिंकिश ही आ रहा है। ऑल्दो इंटेंसिटी काफी कम होती जा रही है, ग्रेजुअली कम होती जा रही है। सबसे डार्क कलर ए फर्स्ट बीकर में था, फिर उससे लाइट सेकंड में हुआ, उससे लाइट थर्ड में हुआ, उससे लाइट फोर्थ में हुआ, लेकिन कलर तो अभी भी आ रहा है। अब ये चीज तो हमारी इमेजिनेशन के बाहर है, समझ के बाहर है कि भाई क्रिस्टल तो हमने फर्स्ट बीकर में डाला था ना, आखिर ये कलर्स क्यों आते जा रहे हैं आगे आने वाले बीकर्स में भी। चलो एक काम करते हैं, अब इस फोर्थ बीकर में से भी मैंने क्या किया, 1 ml पानी लिया और उस 1 ml पानी को मैंने कहाँ डाला, फिफ्थ बीकर में डाला, जिसमें क्या था, 9 ml वाटर प्रेजेंट था, प्लेन वाटर। यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई पानी की, फिफ्थ बीकर में भी 10 ml हो गई। कलर देखो जरा, अभी भी कैसा आ रहा है, पिंकिश ही आ रहा है, बहुत लाइट हो गया है लेकिन आ तो रहा है। अब ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, हमने तो केवल फर्स्ट बीकर में एक क्रिस्टल डाला था पोटेशियम परमैग्नेट का, लेकिन उस एक पोटेशियम परमैग्नेट के क्रिस्टल का जो कलर है ना वो हमें सक्सेसिव
5 बीकर्स में भी देखने को मिला। एक बीकर में डाला था, 4 बीकर्स में देखने को मिला। यहाँ पे हम जो 1 ml पानी लेते जा रहे हैं, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? हम कर क्या रहे थे, यहाँ पे 1 ml पानी लेकर के उसको 9 ml प्लेन वाटर के साथ जो हम ऐड कर रहे थे वो हम डाइल्यूशन कर रहे थे। यहाँ पे सक्सेसिव डाइल्यूशन हुआ है। तो सक्सेसिव डाइल्यूशन में हमें देखने को मिला कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। इंटेंसिटी कम हो रही है कलर की, कलर लाइट होता जा रहा है लेकिन कलर दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक छोटा सा जो क्रिस्टल था ना पोटेशियम परमैंगनेट का, उसके पास बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, स्मॉल पार्टिकल्स। मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूं कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो हमने एक क्रिस्टल लिया था ना, सपोज ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल है, और इस एक क्रिस्टल के पास क्या था भाई, एक क्रिस्टल के पास बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। वो इतने छोटे पार्टिकल्स थे कि हमें दिखाई ही नहीं दे रहे थे। नॉर्मली अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल को हाथ में लेंगे ना, तो उस क्रिस्टल में इतने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो हमें दिखने नहीं वाले। कब तक? जब तक हम उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर ना देखें। तो दिखने में तो क्या था, लग तो हमें ऐसा रहा था कि हमने केवल एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला है केवल बीकर 1 में। तो कलर तो जो है ना सिर्फ इसमें रहना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा कहाँ आता, सेकेंड बीकर में आता। लेकिन यहाँ तो हमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बीकर तक कलर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में, एक क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। तो पहला जो फर्स्ट बीकर था उसमें सभी के सभी पार्टिकल्स कहाँ आ गए, फर्स्ट बीकर में आ गए। फिर सेकेंड बीकर में क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स सेकेंड बीकर में चले गए, सेकेंड से फिर थर्ड में चले गए, उससे भी कम, फिर फोर्थ में उससे भी कम पार्टिकल्स चले गए, फिर फिफ्थ में उससे भी कम पार्टिकल्स चले गए। इसका मतलब क्या कि पार्टिकल्स की कमी नहीं है। क्रिस्टल माना एक ही डाला, लेकिन उस क्रिस्टल में भी बहुत सारे पार्टिकल्स थे। हमारा एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो है एक छुपा रुस्तम था, उसके पास बहुत सारे पार्टिकल्स थे जो हमें यूं दिखाई नहीं दे रहे थे। दिखने में तो एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल ही था, लेकिन पार्टिकल्स देखो जरा कितने थे, इतने सारे थे कि सक्सेसिव डाइल्यूशन पे भी कलर आता ही गया, आता ही गया, आता ही गया। इंटेंसिटी कम हो रही है लेकिन आ तो रहा ही है। तो हर एक डाइल्यूशन पे हो क्या रहा था कि पार्टिकल्स खुद को डिवाइड करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। इसका मतलब कि एक क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल्स थे। तो अगर जब मैटर के बारे में डिस्कशन हो रहा था तो साइंटिस्ट ने बोला कि भाई कैसे डिसाइड करें, चलो ये मान लिया कि मैटर जो है कंटिन्यूअस नहीं है और वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, लेकिन ये पार्टिकल्स होते कैसे हैं? तो फिर इन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि भाई मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही छोटे होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो हम एक टाइनी वाटर ड्रॉपलेट देखते हैं ना, पानी की जो एक बूंद देखते हैं ना, उसमें 10 to the power 21 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कैन यू बिलीव इट? एक छोटा सा वाटर ड्रॉपलेट, एक छोटी सी पानी की बूंद में 10 to the power 21 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 10 to the power 21 मतलब कितने? जीरो लगाने हैं आपको, कितने? 21। जीरो लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। कब रुकोगे? जब आप 21 जीरोस लगा दो। एक छोटी सी पानी की बूंद में इतने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप खुद ही सोचो कि एक पानी की बूंद खुद कितनी छोटी होती है और उसमें भी इतने सारे पार्टिकल्स हैं, तो सोचो इन पार्टिकल्स का साइज भी कितना छोटा होगा। इतना छोटा होगा कि जो हम कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं ना बैक्टीरिया और वायरस को पता करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उस कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप से भी ये छोटे पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स डिटेक्ट नहीं होंगे, दिखेंगे नहीं। इसके लिए अलग से एक माइक्रोस्कोप आता है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, अलग से एक माइक्रोस्कोप आता है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। वो यूज करना पड़ता है अगर आपको इन स्मॉल पार्टिकल्स को देखना है। मैटर के स्मॉल पार्टिकल्स को अगर देखना है तो आपको इस माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप जिससे कि बैक्टीरिया और वायरस दिखते हैं वो नहीं दिखा पाएंगे।
क्यों? क्योंकि साइज ही इतना छोटा है ना। अब जो कि हमने चैप्टर पढ़ लिया है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो आपको पता होगा कि इन पार्टिकल्स को हम बोलते क्या हैं। इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आई होप ये आप समझ रहे होंगे कि ये जो पार्टिकल्स की यहाँ पे चर्चा हो रही है, ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि मैटर किसका बना होता है? एटम्स का एंड मॉलिक्यूल्स का। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, एटम्स बेसिकली जो मैटर है ना वो किसका बना होता है? एटम्स का बना होता है। और यही एटम्स कंबाइन होकर के ग्रुप बना लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं क्या हम? मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? आई होप आपको आज के इस सेशन के दोनों पॉइंट्स क्लियरली समझ में आए होंगे कि आज हमने कौन से 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आज हमने मैटर के फिजिकल नेचर को डिस्कस किया है कि एक्चुअली में मैटर बना किसका होता है। 2 थ्योरीज दी गई थी। पहली थ्योरी ये थी कि मैटर कैसा है भाई? कंटिन्यूअस है। और दूसरी थ्योरी दी गई थी कि मैटर जो है कैसा बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने आपको बताया कि दूर से तो रेत भी हमें कैसी दिखती है? स्मूथ दिखती है। ऐसा लगता है कि पास जाकर के अगर हम रेत को छुएंगे तो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर समझ में आएगा, इसका फील करेंगे हम। लेकिन रियलिटी में जाकर के कभी हम रेत को हाथ में उठाते हैं तो समझ में आता है कि अरे इसमें तो बहुत सारे दाने हैं, बहुत सारे रेत के कणों से रेत बनी होती है। सिमिलरली मैटर को देखकर भी ऐसे ही लगता है कि मैटर कैसा है भाई? बड़ा स्मूथ है, बड़ा कंटिन्यूअस है। लेकिन बाद में समझ में आता है कि भाई मैटर जो है ना स्मॉल पार्टिकल का बना होता है। जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पे एक पेंसिल ली है हमने, पेंसिल की टिप को हम जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो जैसे ही नॉर्मली जब हम पेंसिल को देख रहे थे तो हमें पेंसिल का जो वुडन पार्ट है वो भी बहुत स्मूथ लग रहा था, पेंसिल का जो ये टिप है, ठीक है, वो भी हमको बहुत स्मूथ लग रही थी। लेकिन जैसे ही हमने एक मैग्नीफाइंग लेंस से देखने की कोशिश करी, हमें समझ में आया कि भाई ये जो टिप है ना ये इतनी भी क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है, इतनी भी स्मूथ नहीं है। इसमें देखो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और कीन ऑब्जर्वेशन किया और ज्यादा क्लोजअप देखा हमने इसका, तो पता चला कि देखो ये जो पेंसिल की जो टिप थी जिससे हम लिखते हैं उसमें देखो इस तरीके के छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो दूर से दिखने में तो स्मूथ थी पेंसिल की टिप, लेकिन जब पास आकर के देखा तो पता चला कि देखो कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? सेकंड वाली थ्योरी जो कि ये कहती है कि मैटर स्मॉल पार्टिकल्स की बनी होती है वो सही है। यहाँ पे आपको एक और इमेज दिख रही होगी जहाँ पे आपको एक सॉलिड दिख रहा है, आपको एक लिक्विड दिख रहा है और आपको एक फ्लास्क में गैस भरी हुई दिख रही है। इन तीनों में ही मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है कि देखो यहाँ पे सॉलिड है, लेकिन सॉलिड भी किसका बना है? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है। लिक्विड है, लिक्विड भी देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। गैस है, गैस भी छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है। और इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अभी कितने छोटे होते हैं इस बात का हमें अंदाजा लगा कहाँ? इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जहाँ पे हमने देखा कि पोटेशियम पर मैग्नेट के एक क्रिस्टल को डालने से उसका सक्सेसिव हमने डाइल्यूशन करा और लगातार 5 बीकर में भी पोटेशियम पर मैग्नेट का जो वॉयलेट पिंकिश कलर था ना वो नहीं गया। इंटेंसिटी कम होती गई लेकिन गया नहीं वो कलर। क्यों? क्योंकि पोटेशियम पर मैग्नेट के एक क्रिस्टल में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। पार्टिकल्स तो थे लेकिन बहुत सारे थे, इसीलिए हम डाइल्यूशन करते गए लेकिन उन पार्टिकल्स का नंबर खत्म नहीं हुआ। पार्टिकल्स तो आगे जाते ही जा रहे हैं, नंबर कम हो रहा है पार्टिकल्स का लेकिन आगे जाते ही जा रहे हैं। फर्स्ट बीकर में हमने केवल एक ही क्रिस्टल डाला था और केवल फर्स्ट बीकर में ही डाला था। आगे आने वाले बीकर्स में हमने पोटेशियम परमैग्नेट डाला ही नहीं था। तो पोटेशियम परमैग्नेट के एक क्रिस्टल को जब हमने एक बीकर में डाला तो उसमें तो कलर आना था, ये तो बात समझ में आई हमें। लेकिन जब इस बीकर का हमने क्या करा, जब इस बीकर का हमने 1 ml लिया, कहाँ? 9 ml प्लेन वाटर के साथ दूसरे बीकर में, तो भी हमको कलर देखने को मिला। क्यों? क्योंकि उस एक पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स थे, कुछ पार्टिकल्स कहाँ निकल करके आ गए? इस 1 ml के साथ आ गए सेकेंड बीकर में। फिर इस बीकर का भी हमने 1 ml पानी लिया और दूसरे बीकर में डाला 9 ml वाटर के साथ, कलर यहाँ भी देखने को मिला। क्यों? क्योंकि पोटेशियम परमैग्नेट के कुछ पार्टिकल्स
सेकेंड बीकर में से भी 1 ml के साथ कहाँ आ गए, थर्ड बीकर में आ गए, इसीलिए कलर यहाँ भी देखने को मिला। और यही सिलसिला आगे कंटिन्यू रहा कहाँ, 5th बीकर तक। यानी कि पार्टिकल्स अपने आप को हर एक डाइल्यूशन के साथ क्या करते जा रहे थे, डिवाइड करते जा रहे थे। पार्टिकल्स का नंबर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, कम कम जा रहे थे पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स होते बहुत सारे हैं, दिखते नहीं हैं। पानी की एक छोटी सी बूंद में मैंने आपको बताया कि 10⁻21 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कहाँ, अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को। अभी हमने मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ी ना, मैटर का फिजिकल नेचर पढ़ा। अब मैटर के पार्टिकल्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।